नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि मध्यस्थता फैसले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुनाए गए 4:1 के बहुमत से सुनाए गए निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अदालतें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा जो 34-37 के प्रावधान के तहत आपके इसमें संशोधन किया जा सकता है, इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि असाधारण परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 142 के में प्रदत्त शक्तियों को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि संविधान पीठ के न्यायाधीश के भी विश्वनाथ विश्वनाथन के अनुसार अदालतें मध्यस्थता फैसलों में बदलाव नहीं कर सकती है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो के वी विश्वनाथन के अनुसार अदालतों में जो मध्यस्थता का फैसले में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, बदलाव नहीं कर सकती है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों के सुर्खियों में रही बिंजी जम बंदरगाह के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी सहभागिता वाली भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय की परियोजना है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो बिंदी जम बंदरगाह है ये आपके केरल में स्थित है और इसको आपकी केरल सरकार की एक परियोजना है, इस वजह से पहला कथन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बिंजी जम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ये परियोजना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बिंजी जम बंदरगाह है ये आपके केरल सरकार द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है या इसकी परियोजना है और ये आपके केरल में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसे लैंड लॉर्ड मॉडल पर सार्वजनिक निजी सहभागिता घटक के साथ DBFOT के आधार पर विकसित किया गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 मई 2025 को किया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बिंजीजम बंदरगाह है, इसका जो उद्घाटन किया गया था ये आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जी किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया था ये गलत ऑप्शन दिया गया था, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। तो 2025-26 के लिए जो गन्ने का जो उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है आपके 255 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, सॉरी 355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके जाति जनगणना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय जनगणना में जाति की भी गणना की जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो अभी राष्ट्रीय जनगणना होगी और उसमें आपके राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ आपकी जाति की भी गणना में भी की जाएगी, इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत में जाति जनगणना सबसे पहले पहली बार 1931 जनगणना के साथ की गई थी। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो जाति जनगणना सबसे पहले की गई थी आपकी आज़ादी से पहले 1931 में की गई थी, इस वजह से बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई दशक की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित डेटा संग्रहित किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1947 जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो आज़ादी के बाद आपके एसटी और एससी का जो आंकड़े थे इसको इकट्ठे किए जाते थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2021 में की गई थी। तो डी ऑप्शन गलत है। जो सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना थी ये आपके 2011 में की गई थी, लेकिन इसके आंकड़े आपको प्रकाशित नहीं किए गए थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। जो डी ऑप्शन है आपका गलत आंसर दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रही रोड टैप योजना के बारे में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन पहला कथन कह रहा है कि रोड टैप योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो रोड टैप योजना थी इसको आपके 2021 में शुरू किया गया था और ये आपके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों पर टैक्स की छूट इसमें दी जाती थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि रोड टैप योजना के तहत निर्यातकों को कच्चे माल पर भुगतान किए गए केंद्रीय राज्य और स्थानीय शुल्कों को रिफंड किया जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो रोड टैप योजना है या परियोजना है इसके तहत आपके जो निर्यातकों को कच्चे माल में जो भुगतान किए गए जो टैक्स होता था उसको वापस वापस कर दिया जाता, उसको रिफंड कर दिया जाता था। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन ठीक है और ये योजना आपके 2021 में शुरू हुई थी, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 2024-25 में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है।
तो वर्ष 2024-25 में जो भारत में सबसे ज़्यादा निर्यातक वाला जो राज्य है ये आपका गुजरात है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया था ये आपके महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। तो इसमें पहला जो स्थान ये आपके गुजरात का है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये गुजरात और महाराष्ट्र आपके दोनों ही राज्य 1960 में बने थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत के पण्य निर्यातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन कह रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र देश के दो शीर्ष निर्यातक राज्य थे। ये ऑप्शन बिल्कुल, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार जो सर्वाधिक निर्यातकों वाले राज्य थे ये आपके पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आपके महाराष्ट्र था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में गुजरात के निर्यात में 13.4% और महाराष्ट्र के निर्यात में 2% की गिरावट दर्ज की गई है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। गुजरात में आपके निर्यातों में 13 की कमी आई थी और महाराष्ट्र में आपके 2 की निर्यात में गिरावट दर्ज की गई थी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 2024 के सापेक्ष 2024-25 में तेलंगाना के निर्यात में 36.3%, तमिलनाडु के निर्यात में 19.6% और कर्नाटक निर्यात में 14.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 2024-25 में जो 2023-24 की तुलना में जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात में जो वृद्धि देखी गई है आपके तेलंगाना में देखी गई थी। यहाँ आपके 36.3% की वृद्धि हुई थी। तमिलनाडु में आपके 19.6% की वृद्धि हुई थी। और कर्नाटक में आपके 14.4 की वृद्धि हुई थी। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक समृद्धि दर कितनी रही थी। तो वर्ष 2023-24 में जो औद्योगिक उत्पादन वार्षिक समृद्धि रही दर रही थी, ग्रोथ रेट रही थी आपकी 5.9% रही थी। लेकिन 2024-25 में ये वृद्धि समृद्धि दर जो है आपकी 4% रही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वित्त वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्योग में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित वार्षिक समृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो वर्ष 2024-25 में जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई थी आपके इस्पात क्षेत्र में देखी गई थी। और इस्पात में आपके 6.71% की वृद्धि रही थी। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई थी आपके सीमेंट क्षेत्र में देखी गई थी। और सीमेंट में आपके 6.3% की वृद्धि देखी गई थी। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी आपके विद्युत क्षेत्र में देखी गई थी। और चौथे नंबर पर आपके कोयला के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई थी। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके इस्पात क्षेत्र में थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत के सेवा निर्यात कितना रहा है। तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के सेवा निर्यात का जो आपके 387.5 अरब डॉलर रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रही नारंगी अर्थव्यवस्था या ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है ये आपके एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था या यूँ बोले विकासशील अवधारणा है जो कि आपके आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान देती है। और ये आपके सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 2024-25 में भारत की सेवाओं का आयात कितना रहा है। तो वर्ष 2024-25 में भारत में जो सेवाओं का जो आयात रहा है ये आपके 198.7 अरब डॉलर रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत में खनन उत्पादन के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मूल्य के हिसाब से खनिज संरक्षण या विकास विनिमय खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का योगदान 70% है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। मूल्य के हिसाब से अगर खनिज संरक्षण विकास नियम खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का अगर योगदान देखें तो 70% है। दूसरा कथन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में लौह अयस्क का उत्पादन 289 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर था। जो वर्ष 2023-24 के उत्पादन में के स्तर पर 277 मिलियन टन से 4.5% अधिक है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि बॉक्साइट का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 24 मिलियन टन से 2.9% बढ़कर 2024-25 में आपके 24.7 मिलियन टन हो गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि मैग्नीज अयस्क का उत्पादन 2024-25 में 11.8% बढ़कर
3.8 मिलियन टन हो गया है। तो चौथा कथन भी सही है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कतिपय गैर लौह धातु वस्तुओं के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादन वर्ष 2024-25 में 42 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक है और रिकॉर्ड रिफाइंड कॉपर के शीर्ष 10 उत्पादकों में से एक है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। विश्व में जो सबसे एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है आपके चाइना है और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है भारत है। और भारत लौह अयस्क के मामले में चौथा स्थान आता है विश्व में। और रिफाइंड कॉपर कॉपर के मामले में भारत शीर्ष 10 स्थानों में आता है। इस वजह से दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि परिशोधित तांबा का उत्पादन 2024-25 में 5.73 लाख टन से स्तर पर पहुंच गया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संरक्षित स्वर्ण भंडारण के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन सी कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मार्च 2025 के अंत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्वर्ण भंडारण 859 टन था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 2025 के अंत तक भारत के रिजर्व बैंक के पास आपके जो स्वर्ण भंडार थे आपके 879.59 टन था। दूसरा कथन कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुल स्वर्ण भंडारण में से स्थानीय रूप से संग्रहित स्वर्ण भंडार मार्च 2025 में 511.99 टन था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि स्थानीय तिजोरियों में रखे सोने के अलावा 348.62 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जमा है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो स्थानीय तिजोरियों में रखे सोने का जो के अलावा जो अन्य विदेशों में जो हमारे पास सोना रखा, हमारा भारत का सोना रखा है, एक तो आपकी ये आपके बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया है, दूसरा आपका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में के पास रखा गया है और ये कितना है आपके 248.62 टन सोना रखा गया है। चौथा कथन कह रहा है कि 18.98 टन सोना जमा के रूप में रखा गया है। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें चारों ही कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भुगतान संतुलन के आधार पर भारत की विदेशी विनिमय रिजर्व कितने महीनों का आयात बिल चुका पाने की स्थिति में थे? तो दिसंबर 2024 की स्थिति में भारत जो आयात बिल चुका पाने की स्थिति में थे आपके 10.5 महीने के बिल चुकाने की स्थिति में थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 के अंत में भारत में विदेशी विनिमय रिजर्व कितने थे? तो मार्च 2025 के अंत में जो भारत में जो विदेशी विनिमय रिजर्व था ये आपके 668.326 बिलियन डॉलर था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज द्वारा जारी की गई कौन सी फिल्म जमा करके कर बनाए अपनी पंचायत को आत्मनिर्भर का संदेश देती है? तो जो पंचायती राज मंत्रालय की जो 3 भागों वाली जो फुलेरा की जो एक श्रृंखला थी उसका जो तीसरा भाग था ये आपके हलवा का विकास था। और ये हलवा का विकास जो फिल्म थी ये आपके टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है और अपने पंचायत को कैसे आत्मनिर्भर बनाना उस पर ये आधारित थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपके हलवा के विकास पर आधारित थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मई 2025 में प्रथम सप्ताह में भारत ने किस देश के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता के अंतिम रूप दे दिया है? तो मई 2025 के प्रथम सप्ताह में भारत ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता के अंतिम प्रारूप के संदर्भ में कौन से तथ्य सही है या कौन कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यूके द्वारा लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क समाप्त किए जाने से भारत को लाभ मिलेगा। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत और यूके के बीच समझौता है इस समझौते के तहत आपके 99% टैरिफ को समाप्त कर देगा जिससे हमारे भारत के जो आयात को सॉरी भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
दूसरा कथन कह रहा है कि भारत भारत द्वारा अगले 10 वर्षों में 85% टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क रहित पहुंच से यूके को लाभान्वित होगा। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि डिजिटली डिलीवर्ड डिलीवर्ड सेवाओं में भारत लाभान्वित होगा। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि सीएसएस व्यवसाय विजिटरों निवेशकों और आईसीटीएस जैसे पेशेवरों को आने वाले सुगमता आएगी। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में चारों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और यूके ने मई 2025 के प्रथम सप्ताह में दोहरे अंशदान समझौते पर मोहर लगा दी है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यह एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह समझौता इस समझौते से यूके में काम करने वाले भारतीय कामगारों को सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के भुगतान 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।